हाँ जी, स्टार्ट हो चुका है। साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूएस अध्ययन पर। हम पढ़ रहे थे समास में हमने पढ़ लिया था केवल समास, अव्ययभाव समास कल हमने पढ़ लिया है, जो कि बहुव्रीहि समास पहले पढ़ चुके हैं, द्विगु और द्वंद्व समास। अब बच गया हमारा सिर्फ तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष के साथ साथ ही है जो कि हम पढ़ते चलेंगे, जो कि कर्मधारय समास है। सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आपके लिए आवश्यक जानकारी, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो कि बगल में बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन है जो कि आपको मिले। साथियों शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो शुरू करते हैं। तत्पुरुष समास है जो कि हम पढ़ रहे थे। हेडिंग डाल लेता हूँ मैं। ये हो गया आपका तत्पुरुष, रू छोटा है। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कहाँ होगा तो हमने कल चर्चा कर ली थी कि जहाँ पे उत्तर पदार्थ प्रधान होगा, उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष है। अर्थात जहाँ पे उत्तर पद की प्रधानता होगी वहाँ पे है जो कि आपका तत्पुरुष समास होगा। इसको हमने समझा था कि गंगा जल, मैंने आपके सामने लिखा गंगा जलम, कल बताया था। तो वहाँ पे है जो कि जल की प्रधानता है। किसी भी व्यक्ति से हम अगर गंगा जल मंगाते हैं कि गंगा जलम ददातु, तो वो गंगा को नहीं लेके आता उठा के, वो आपको जल है जो कि आपके सामने लाता है कि यही है जो गंगा जल। तो अगर उत्तर पद की प्रधानता है वहाँ से है जो कि आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। हमने चर्चा कर ली थी तत्पुरुष समास के भी है, जो कि हमने दो भेद कर लिए थे। पहला हमने कर लिया था समानाधिकरण तत्पुरुष, और दूसरा हमने कर लिया था व्यधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष और व्यधिकरण तत्पुरुष हमने कर लिया था कल कि तत्पुरुष समास के हैं जो कि दो भेद हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण क्या है? समानाधिकरण है आपका कि जहाँ पे दोनों पदों में अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद, एक पद का समय समास कभी होगा नहीं। समास में है जो कि दो पद आवश्यक हैं, दो हैं, तीन है, चार, दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं, दो से कम नहीं हो सकते, कि दोनों पदों में है जो कि समान विभक्ति आए, अर्थात वहीं पे है जो कि आपका समानाधिकरण तत्पुरुष होगा। और हमने कल इसे समझा भी था, कृष्ण सर्प है, माफ कीजिएगा कल हमने इसे नहीं समझा, इन्हीं की है जो कि हम चर्चा कर लेते हैं शुरू से ही। मैंने आपके सामने लिखा तत्पुरुष के दो भेद हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष, और दूसरा व्यधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष और व्यधिकरण तत्पुरुष, ये आपके तत्पुरुष के हैं जो कि दो भेद हो गए। चर्चा करते हैं इन्हीं के बारे में, क्योंकि आज हमें सिर्फ तत्पुरुष और कर्मधारय ही पढ़ना है, बाकी हमारे समास जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष कहाँ होगा और व्यधिकरण तत्पुरुष कहाँ होगा, तो इन्हीं की चर्चा है जो कि आज हम इस सेशन में करने वाले हैं। हेडिंग डाल लेते हैं हम। पहला है हमारा समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष कहाँ होगा तो इसी के अर्थ में है जो कि निकल के आता है कि समान आधार है जहाँ पे, वहीं आपका समानाधिकरण होगा। समान आधार का क्या मतलब है? जैसे मैंने आपके सामने लिखा कृष्ण सर्प है, कृष्ण सर्प है, ये दो पद हैं, इसमें आपके कृष्ण एक पद है और सर्प एक पद है। कृष्ण में भी आपकी प्रथमा विभक्ति है, सर्प में भी आपकी प्रथमा विभक्ति है। अर्थात जहाँ पे दोनों पदों में सेम विभक्ति आई, अर्थात एक समान विभक्ति जहाँ पे भी आती है, वहीं आपका समानाधिकरण तत्पुरुष है जो कि हो जाता है। अब इस समानाधिकरण तत्पुरुष का ही है जो कि दूसरा नाम है आपका कर्मधारय समास, अर्थात कर्मधारय समास कह लीजिए या समानाधिकरण तत्पुरुष समास कह लीजिए, बात सेम ही है, समान ही है, अर्थात दोनों का नाम एक ही है। हम बात करते हैं जैसे कर्मधारय समास, समानाधिकरण में जो नियम था उसकी हमने चर्चा कर ली है कि दोनों में एक ही विभक्ति आए तो समानाधिकरण तत्पुरुष होगा। कर्मधारय समास की भी हम बात कर लेते हैं। कर्मधारय समास हम करते हैं जहाँ पे विशेषण विशेष्य हो। जैसे मैंने आपके सामने लिखा नीलोत्पलम, मैंने आपके सामने लिखा नीलोत्पलम। यहाँ पे भी हैं जो कि दो पद हैं आपके, पहला है आपका नील और दूसरा है आपका
उत्पल। आगे लिख लेते हैं। पहला है आपका नील, दूसरा है आपका उत्पल। ये नील है जो कि विशेषता बता रहा है, उत्पल कहते हैं हम कमल को, उत्पल की है जो कि विशेषता बता रहा है कि उत्पल कैसा है, उत्पल नील है। तो ये तो हो गया आपका विशेषण, और उत्पल है ये हो गया आपका विशेष्य। अर्थात जहाँ पे विशेषण और विशेष्य देखने को मिलते हैं वहाँ हमारा जो कि कर्मधारय समास हो जाता है। एक दूसरे एग्जाम्पल से हैं जो कि हम इसे समझते हैं। मैंने आपके सामने लिखा महाराजा। महाराजा पद है जो कि मैंने आपके सामने लिखा। इसमें भी हैं जो कि दो पद आपको देखने को मिलेंगे, महान राजा। महान राजा वही तो है महाराजा। इस महान में भी है जो कि प्रथमा विभक्ति है, राजा में भी है जो कि प्रथमा विभक्ति है। महान ने प्रथमा विभक्ति को छोड़ा, राजा ने प्रथमा विभक्ति को छोड़ा, दोनों का सामासिक पद हुआ महाराजा। यही है आपका कर्मधारय। अर्थात राजा की विशेषता है कि वो महान है, तुच्छ नहीं है। राजा की विशेषता है वो महान है, और जहाँ पे विशेषण और विशेष्य मिलते हैं वहाँ आपका कर्मधारय समास है जो कि हो जाता है। यहाँ तक की बात क्लियर है, समझ में आ रही है? अरे बोलिए, यहाँ तक की बात क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूँ। महाराजा की हमने बात कर ली। महापुरुष मैंने दूसरा आपके सामने सामासिक पद रखा, महापुरुष है। इसका भी हम जब विग्रह करते हैं तो इसमें भी हमें है जो कि दो पद देखने को मिलते हैं, महान पुरुष है। महान पुरुष है, महान में प्रथमा विभक्ति, पुरुष में प्रथमा विभक्ति, दोनों ने प्रथमा विभक्ति को छोड़ा, सामासिक पद बना आपका महापुरुष है। पुरुष की महानता, पुरुष की विशेषता है कि वो पुरुष महान है, और जहाँ पे विशेषण विशेष्य मिले वहाँ पे आपका कर्मधारय है जो कि समास हो जाता है। अब आपको पुस्तकों में है जो कि एक बात और देखने को मिलेगी, महान च असौ पुरुष है, महापुरुष है। आपको ये च असौ और देखने को मिलेगा, लेकिन आप घबराइएगा नहीं उसको देख करके। ये च असौ सिर्फ अर्थ बताने के लिए ही है जो कि लिखा जाता है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा महान पुरुष है, अर्थात महान पुरुष वही महापुरुष, और इसका भी है अर्थ जो कि यही होता है, महान च असौ पुरुष है, कि महान है जो पुरुष, महापुरुष वही है जो कि कर्मधारय समास में लिखा जाता है। अगर हम हिंदी में इसका विग्रह करते हैं तो महान पुरुष, महान है जो पुरुष ऐसे लिखा जाता है हिंदी में, कर्मधारय में है जो या है जिसके समान ये लिखा जाता है। तो उसी को दर्शाने के लिए है जो कि च असौ ये संस्कृत अनुवाद में लिखा जाता है। इसको देख करके आप घबराइएगा नहीं। एक एग्जाम्पल और मैं आपके सामने लिखूं। मैंने आपके सामने लिखा श्रेष्ठ पुरुष है। श्रेष्ठ पुरुष है मैंने आपके सामने लिखा। श्रेष्ठ अलग पद है, पुरुष अलग पद है। पुरुष की विशेषता है कि वो श्रेष्ठ है, तो यहाँ पे भी है जो कि आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। श्रेष्ठ है पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष की है जो कि विशेषता है, पुरुष आपका विशेष्य हो गया, श्रेष्ठ आपका विशेषण हो गया। विशेषण विशेष्य जहाँ पे मिल गया वहाँ पे है जो कि आपका कर्मधारय समास हो गया। अब एक उदाहरण मैं आपके सामने लिखता हूँ, उसमें आप बताइएगा कि क्या है। मैंने आपके सामने लिखा चंद्र मुखम। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे जो चंद्र है वो क्या है, और मुख है जो कि क्या है। अगर आपके दिमाग में आ रही है कि चंद्र है जो कि आपका विशेषण है और मुख है जो कि विशेष्य है, तो आप यहाँ पे 100% गलत हैं, क्योंकि चंद्र यहाँ पे उपमान है और मुख है जो कि आपका उपमेय है। अर्थात कर्मधारय में विशेषण विशेष्य होकर के, और एक बात और है जो कि होती है कि उपमान और उपमेय में भी है जो कि आपका कर्मधारय समास होता है। अर्थात चंद्रमा के समान मुख वो है आपका चंद्रमुखम। तो ये उपमान और उपमेय, मुख है जो कि आपका उपमेय है और चंद्र है जो कि आपका उपमान है, तो यहाँ पे भी है जो कि कर्मधारय समास है। ये चंद्रमुखम और घनश्याम ये हैं जो कि इसके पॉपुलर एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है, इनको आप जरूर देख के जाइएगा। घन इव श्याम, अर्थात घन बादल के समान जिसका वर्ण है, श्याम अर्थात काला, किसके समान काला, तो बादल के समान काला, वो है आपका घनश्याम। ये अर्थ है जो कि इसका निकल के आता है। अर्थात उपमान उपमेय जहाँ पे देखने को मिलता है वहाँ पे आपका कर्मधारय समास हो जाता है। समझ में आ रही है कुछ? अरे समझ में आ रही है तो थम्स अप जरूर कीजिएगा नीचे। चलते हैं हम इसी के बारे में। समानाधिकरण तत्पुरुष की है जो कि हमने बात कर ली है। समानाधिकरण तत्पुरुष को ही है जो कि आपका कर्मधारय समास कहा जाता है। अब जैसे आपको एग्जाम में आपके प्रश्न आ जाए कि कृष्ण सर्प है में
कृष्ण सर्पः में कौन सा समास है, और आपको उदाहरण में माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन में है जो कि आपको अगर समानाधिकरण तत्पुरुष न दे और आपको कर्मधारय समास दे दे तो घबराइएगा नहीं। समानाधिकरण तत्पुरुष का ही जो नाम है वो आपका कर्मधारय समास नाम है, तो आप इसको भी है जो कि लगा के आ सकते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है। चलते हैं आपका व्याधिकरण तत्पुरुष में। समानाधिकरण है जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है, अर्थात कर्मधारय हमने पढ़ लिया है। चलते हैं व्याधिकरण में, जो कि है तत्पुरुष का दूसरा भेद। व्याधिकरण तत्पुरुष समास। व्याधिकरण तत्पुरुष समास कहाँ पे होगा? व्याधिकरण होगा आपके जहाँ पे अलग अलग विभक्ति होंगी दोनों पदों में। जैसे आपके सामने मैंने एग्जाम्पल रखा कृष्ण श्रितः, जो आपकी पुस्तकों में एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे वही मैं आपके यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कृष्ण श्रितः मैंने आपके सामने लिखा, इसमें कृष्ण अलग पद है और आश्रित अलग पद है। श्रित माफ कीजिएगा, आश्रित नहीं, श्रित अलग पद है। कृष्णम श्रितः विग्रह करेंगे तो ये निकल के आएगा कृष्णम श्रितः। ऐसे रामम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, वैसे ही कृष्णम जो कि द्वितीय विभक्ति है, कृष्णम आपका द्वितीय विभक्ति का हो गया, श्रितः आपका प्रथमा विभक्ति का हो गया। द्वितीय विभक्ति का प्रथमा विभक्ति के साथ मेल होना अर्थात आपका व्याधिकरण तत्पुरुष समास है जो कि वहाँ पे हो जाएगा। कृष्ण श्रितः की बात हमने कर ली है, द्वितीय तत्पुरुष की हमने बात कर ली है। हम बात करते हैं तृतीय तत्पुरुष की। मैंने आपके सामने लिखा शंकुलया। शंकुला खंड है, शंकुला खंड है, मैंने आपके सामने सामासिक पद रखा। विग्रह आप करेंगे तो आप करेंगे इसे संकुलया खंड है। शंकुलिया कहते हैं हम सरोते को जिसके द्वारा है जो कि काटा जाता है, किसी भी चीज को खंड खंड किया जाता है अर्थात, तो संकुलया अर्थात यहाँ पे ये जो संकुला है अर्थात जो सरोता है वो साधक है किसी चीज को काटने का। और आपने कारक में पढ़ा होगा कि साधक तमम करणम अर्थात साधक में कर्ण होता है और कर्तृकरणयोस तृतीय, कर्ण जहाँ पे होता है वहाँ तृतीय विभक्ति हो जाती है। तो इस सरोते में है जो कि तृतीय विभक्ति हो गई। तृतीय विभक्ति में सु औजस अम औट सस टा भ्याम भिस, तो टा का जो कि यहाँ पे हो रहा है संकुल, अरे जैसे कि रमया वैसे ही आपका शंकुलया तृतीय विभक्ति में। और समास में है जो कि एक बात और हमें याद रखने को मैंने प्रारंभ में ही कही थी कि समास में एक बात याद रखिएगा कि पूर्व पदों में जो विभक्ति होती है अगर सामासिक पद में हमें लेके जाना है उस पद को, तो वहाँ पे है जो कि पूर्व विभक्ति का लोप किया जाता है। तो इस संकुलया में जो तृतीय विभक्ति है उसका लोप करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा शंकुला, अर्थात तृतीय विभक्ति का लोप हो गया। तो मूल जो पद था आपका, मूल शब्द जो था वो था शंकुला, और आगे है आपका खंड। खंड में है जो कि इस प्रथमा विभक्ति का लोप करेंगे तो ये खंड आपका, आगे चल लिखते हैं इसको, शंकुलिया में तृतीय विभक्ति का लोप किया तृतीया का हमने, तो ये आपका बना शंकुला। और खंड है में हमने प्रथमा विभक्ति का लोप किया तो ये आपका बन गया शंकुला खंड। ये है जो कि एक ही पद है अर्थात दो पद नहीं है फिलहाल इसमें। अब इसमें विभक्ति लगने के बाद है जो कि ये दो पद कहलाएंगे, और इसमें है जो कि प्रथमा विभक्ति ला के हमने सु प्रत्यय लगा के प्रथमा विभक्ति का और फिर है जो कि आगे विसर्ग लगाया तो ये आपका है जो कि पद बन गया, अर्थात ये है जो कि दो पद अब बन गए संकुलया खंड है, शंकुला खंड है। ये हो गया तृतीय की बात। चतुर्थी की बात भी हम करेंगे आगे, पंचमी की बात भी हम करेंगे, षष्ठी की बात है जो कि हम करेंगे, सप्तमी की बात है जो कि हम करेंगे, सारी विभक्तियों की बात हम करेंगे। प्रथमा विभक्ति की हम बात हमने समानाधिकरण तत्पुरुष में है जो कि कर ली है, अर्थात कर्मधारय समास में हमने प्रथमा विभक्ति की बात कर ली है। बात करते हैं वैधिकरण की, द्वितीय विभक्ति की, कि द्वितीय विभक्ति है जो कि कहाँ कहाँ होगी। तो इसके लिए पाणिनि महोदय ने है जो कि एक सूत्र दिया है, और सूत्र दिया है कि अगर सूत्र में दिए गए जो शब्द हैं वो अगर आपको देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे आप आंख बंद करके द्वितीय विभक्ति लगाइएगा, आपका 100% है जो कि शुद्ध माना जाएगा अर्थात सही माना जाएगा। वो सूत्र मैं आपके सामने रख देता हूँ यहाँ पे। वो सूत्र है आपका द्वितीय श्रितातीत, द्वितीय श्रितातीत पतित गता त्यस्त प्राप्ता
पन्नई। सूत्र है आपका द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्ता पन्नई। अब सूत्र को देख के आप घबरा मत जाइएगा। सूत्र आपको जो कि नोट्स मिलने वाले हैं यूएस अध्ययन टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ पे आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। आप यहाँ पे सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा। इस सूत्र को देख के दिमाग में कुछ नेगेटिविटी मत लेके आइएगा, कितना बड़ा सूत्र है, कैसे याद होगा, इसको याद नहीं करना है आपको। इसमें है जो कि जो शब्द इसमें दिए गए हैं, अगर वो आपको कहीं देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे आपका द्वितीय तत्पुरुष समास है जो कि हमें करना होता है। समास की एक बात और है इस तत्पुरुष समास की, कि तत्पुरुष समास में है जो कि पूर्व पद में जो विभक्ति लगती है वो समास उसी विभक्ति के आधार पर है जो कि बोला जाता है। जैसे हमने पढ़ा था अभी, इसको हटा देता हूँ मैं, जैसे हमने पढ़ा था अभी कृष्ण श्रितः, कृष्ण में हमने कृष्णम लगाया था, कृष्णम श्रितः अर्थात कृष्णम में द्वितीय विभक्ति जो कि हमने लगाई थी, तो वहाँ पे हमने बोला था कि द्वितीय तत्पुरुष है। और ऐसे ही जो कि हमने लिखा आपके सामने शंकुलया खंड है, तो वहाँ पे शंकुला में है जो कि हमने तृतीय विभक्ति लगाई, शंकुलया जो पद बनाया, तो वहाँ पे जो पूर्व पद था अर्थात शंकुला में तृतीय विभक्ति लगाने के बाद हमने लगाया शंकुलया। तो इस शंकुलया में जो तृतीय विभक्ति थी उसके अनुसार ही हमने बोला कि यहाँ पे तृतीय तत्पुरुष समास है जो कि हो रहा है। तो यहाँ पे जो कि द्वितीय पद के साथ अगर आपको श्रित देखने को मिले, अतीत देखने को मिले, पतित देखने को मिले, गत देखने को मिले, अत्यस्त देखने को मिले, या त्रात देखने को मिले, या आपन्न देखने को मिले, तो वहाँ पे है जो कि आपका ये द्वितीय तत्पुरुष समास है जो कि हो जाएगा। एक बार दोबारा से सुनिएगा। द्वितीय विभक्ति के साथ अगर आपको श्रित देखने को मिले, अतीत देखने को मिले, एक बार अलग अलग करके पढ़िएगा, पतित देखने को मिले, गत देखने को मिले, अत्यस्त देखने को मिले, ये प्राप्त है, प्राप्तापन्नई, प्राप्त देखने को मिले और आपन्न देखने को मिले, तो वहाँ पे है जो कि आपको द्वितीय तत्पुरुष समास है जो कि करना होता है। मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूँ इसी का। जैसे हमने कृष्ण श्रितः में द्वितीय विभक्ति करी थी, तो वो क्यों करी थी मैंने आपके सामने लिखा कृष्ण श्रितः, जो एग्जाम्पल आप समझ चुके हैं उसी से है जो कि दोबारा समझिएगा। मैंने आपके सामने लिखा कृष्ण श्रितः। अब ये श्रित देखने को मिल रहा है हमें, इस श्रित को देख करके जो कि कृष्ण में हम द्वितीय कर देंगे, द्वितीय करेंगे तो ये आपका कृष्णम हो जाएगा, और यहाँ पे आपको श्रितः है जो कि मिल जाएगा। श्रितः एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। श्रितः में प्रथमा विभक्ति है, कृष्णम में हमने श्रितः को देख करके द्वितीय विभक्ति लगा दी है, और ये आपका है जो कि द्वितीय विभक्ति का है, और द्वितीय कृष्ण ने है जो कि द्वितीय का लोप किया, श्रित ने प्रथमा को छोड़ा और सामासिक पद आपका बनाया कृष्ण श्रितः। कृष्ण श्रितः में कौन सी विभक्ति है, तो द्वितीय विभक्ति है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे तो इसमें प्रथमा विभक्ति है, लेकिन कृष्णम में है जो कि द्वितीय विभक्ति है, और समास कौन सा है, तो आपका द्वितीय तत्पुरुष समास जो कि कृष्ण श्रितः में हो गया है। एग्जाम्पल मैं आपके सामने और लिखूं इसका, हमने श्रित की बात कर ली है, अतीत की मैंने आपके सामने लिखा लोकातीत है। आगे मैंने आपके सामने लिखा, इसका विग्रह करेंगे तो यह आ जाएगा आपका लोकम अतीत है। अतीत देखने को मिल गया, अतीत को देख करके हमने लोक में है जो कि द्वितीय विभक्ति कर दी है, लोकातीत है, लोकम अतीत है। तीसरा मैंने आपके सामने लिखा ग्राम गतः है, गांव को जाता है, गतः को देख करके हमने ग्राम में द्वितीय विभक्ति लगा देंगे हम, तो यह आपका बनेगा ग्रामम गतः है। यहाँ तक की बात क्लियर है? अरे यहाँ तक की बात क्लियर है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। एक एग्जाम्पल और लिखूँ मैं आपका इसी का, सुख पेंसिल, सुख प्राप्त है, सुख प्राप्त है, प्राप्त है देखने को मिल रहा है हमें, प्राप्त है को देख करके सुख में है जो कि हम द्वितीय विभक्ति लगा देंगे, तो ये बन जाएगा आपका सुखम प्राप्त है। सुखम प्राप्त है, सुख प्राप्त है, ये हो गया आपका द्वितीय तत्पुरुष समास के बाद हमने जो कि कर ली है। आगे चलते हैं कि तृतीय तत्पुरुष समास में क्या है। तृतीय तत्पुरुष समास की भी है जो कि हमने एक एग्जाम्पल के द्वारा बात करी थी, वो एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखूं, शंकुलया खंड है, अर्थात संकुला के द्वारा है जो कि काटा हुआ, खंड किया हुआ सरोते के द्वारा
तो यहाँ पे सरोता है जो कि आपका साधक है उस चीज़ को काटने में, और साधक तमम करणम अर्थात जहाँ पे साधक है वो साधक तमम करणम, साधक में कर्ण होती है और कर्ण में है जो कि तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए शंकुला में तृतीया विभक्ति हो गई। और खंड है जो कि प्रथमा विभक्ति का तृतीया के साथ प्रथमा का मिलन हुआ, व्यधिकरण तत्पुरुष हो गया। शंकुला ने तृतीया विभक्ति को त्यागा, खंड ने प्रथमा विभक्ति को त्यागा और दोनों को मिला के शंकुला खंड है। यह है जो कि आपका सामासिक पद बन गया। तृतीया विभक्ति को जब हमने हटाया तो शंकुला जो कि मूल शब्द है वो लिख दिया हमने, खंड है ये मूल शब्द है, लेकिन यहाँ पे सुविभक्ति ला करके फिर विसर्ग लगाएंगे तो ये आपका पद बन गया शंकुला खंड है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब तृतीया तत्पुरुष की हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ है जो कि तृतीया तत्पुरुष समास होगा। मैं आपके सामने लिख दूँ एक सूत्र, पूर्व, पेंसिल यूज नहीं हो रही, अच्छा, पूर्व सदृश, पूर्व सदृश सम ऊनार्थ, पूर्व सदृश सम ऊनार्थ कला निपुण मिश्र लक्षणई। पूर्व सदृश सम ऊनार्थ कला निपुण मिश्र लक्षण ही, ये पद अगर आपको देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे आपको तृतीया तत्पुरुष समास है जो कि करना है। देखिए तत्पुरुष समास में है जो कि प्रत्येक विभक्ति का है जो कि अपना अलग अलग उदाहरण है और इसलिए है जो कि तत्पुरुष समास बड़ा है, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। पाणिनि महोदय ने हर विभक्ति में है जो कि एक पर्टिकुलर सूत्र दिया है कि इस सूत्र में जो शब्द हैं 4, 5, 6, 7 ज़्यादा नहीं है। अगर ये आपको देखने को मिलते हैं तो आप वहाँ पे तृतीया तत्पुरुष है जो कि वहाँ पे कर देंगे, द्वितीय तत्पुरुष है जो कि कर देंगे। जैसे द्वितीय में मैंने आपको सूत्र बताया कि द्वितीय आश्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्ता पन्नई, द्वितीय वहाँ पे होगी जहाँ पे आपको श्रित अतीत गत और अपत्य और आपको प्राप्त आपन ये देखने को मिलेंगे, वहाँ पे आपको द्वितीय विभक्ति करनी है। तृतीय विभक्ति आपको करनी है अगर आपको मिले कि पूर्व सदृश शम ऊन अर्थ के हैं जो कि कोई शब्द मिले, कला मिले, निपुण मिले, मिश्र मिले या संलक्षण इनका अर्थ मिले तो वहाँ पे आपको तृतीय तत्पुरुष समास है जो कि करना है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा मास पूर्व है, मास पूर्व है। अब यहाँ पे पूर्व को देख करके हम है जो कि मास में तृतीया विभक्ति कर देंगे तो इसका सामासिक विग्रह है जो कि निकल के आएगा मासेन पूर्व है। यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा लगता नहीं है कि आपके समझ में नहीं आ रहा होगा। पूर्व को देख करके मास में है जो कि तृतीया विभक्ति लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा मासेन पूर्व है, मास पूर्व है। आगे इसी की चर्चा करते हैं। मातृ सदृश या पितृ सदृश है, हम ले लेते हैं पेंसिल, पितृ सदृश। अब सदृश को देख करके जो कि पितृ में हम अगर तृतीया विभक्ति लगाएंगे तो पितृ है जो कि मूल शब्द है आपका, इसमें तृतीया विभक्ति लगाएंगे तो ये आपका बन के आएगा पित्रा सदृश। ये है जो कि इसका सामासिक विग्रह हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा पितृ सदृश, पितृ का तृतीया विभक्ति लगते ही जो कि पित्रा हो जाएगा और ये आपका सामासिक विग्रह निकल के आएगा पित्रा सदृश, पितृ सदृश। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको पितृ ही रखना है, आप मातृ हैं जो कि रख सकते हैं। यहाँ पे पाणिनि ने सिर्फ जो उत्तर पद है उसके लिए बताया है कि उत्तर में क्या क्या होगा, अर्थात बाद में क्या क्या मिलेगा आपको वहाँ पे तृतीया करनी है, लेकिन पूर्व में आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने आपके सामने ये लिख दिया मातृ सदृश, तो इसको भी आप गलत नहीं ठहरा सकते। मातृ सदृश, सदृश को देख करके मात्र में है जो कि हमने तृतीया विभक्ति लगा दी तो ये सामासिक विग्रह निकल के आया मात्रा सदृश। मात्रा में हमने जब तृतीया विभक्ति को हटाया तो मूल शब्द आपका जो कि मात्र है हमने एज इट इज रख लिया, तृतीया को हटा करके। सदृश में प्रथमा को हटाया तो सदृश ऐसे, ये विसर्ग है जो कि बाद में, सदृश हमने ऐसे की ऐसे रख लिया। अब जो कि आपका सुविभक्ति लगने के बाद में सु का है जो कि रह होकर के विसर्ग होता है तो आपका मातृ सदृश ये सामासिक पद है जो कि बन जाता है। तृतीय विभक्ति की बात हम कर रहे हैं, तृतीय तत्पुरुष समास की हमने बात करी है। एक दो एग्जाम्पल और मैं आपके सामने रख देता हूँ, इसको एग्जाम्पल के द्वारा है जो कि आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपके सामने लिखा पादोनम, इसका सामासिक विग्रह आप क्या करेंगे, आप स्वयं से कीजिएगा। यहाँ पे ऊन अर्थ है जो कि आ रहा है,
पादोनम, पादेन ऊनम, ऊनम को देख करके पाद में है जो कि आप तृतीया विभक्ति लगाएंगे तो पादेन बन जाएगा। आगे मैंने आपके सामने लिखा राम सदृशः। अब इनको है जो कि करिएगा, एक एग्जाम्पल और मैं लिख देता हूँ। मैंने आपके सामने लिखा आचार निपुण है, आचार निपुण है। निपुण को देख करके आचार में तृतीया विभक्ति लगाएंगे तो सामासिक विग्रह है जो कि बन जाएगा। आप स्वयं से है जो कि इसको कर लीजिएगा। प्रथमा विभक्ति की हमने बात कर ली है समानाधिकरण में, द्वितीय और तृतीय की हमने बात कर ली है वैधिकरण तत्पुरुष में। बच गया हमारा चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, 4 विभक्ति और हैं जो कि बच रही हैं हमारी। बात करते हैं चतुर्थी विभक्ति की। और ये तृतीय तत्पुरुष का है जो कि एक बात और याद रखिएगा आप, तृतीय तत्पुरुष में पाणिनि महोदय ने एक सूत्र और बताया है, वो आपके सामने लिख दूं मैं, लिखने से है जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कर्तृ करणे कृता बहुलम, कर्तृकरणे कर्ता बहुलम की करण में अगर कर्ता कि जहाँ पे कर्ता में करण होगा, कर्ता में कर्ण होगा और आगे कर्ता के आगे जो भी पद आपको मिलेगा उसमें है जो कि कृत प्रत्यय मिलेगा। कृत प्रत्यय का मतलब है कि जहाँ पे प्रत्यय में क होगा तो आपका कृत प्रत्यय है जो कि कहलाता है कतः प्रत्यय, कतवतु प्रत्यय जो कि हमने पढ़े थे अभी, कतिन प्रत्यय, ये जो कि है ये कित प्रत्यय है। अगर प्रारंभ में अर्थ पूर्व पद में आपको कर्ता कर्ण में मिले और आगे है जो कि कित प्रत्यय आपको मिले तो वहाँ पे है जो कि तृतीया विभक्ति हमें करनी होती है, तृतीया तत्पुरुष है जो कि हमें करना होता है। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हरिणा त्रातः, सामासिक पद है इसका हरि त्रातः, हरि त्रातः, ये रहा हरि त्रातः। अब ये जो हरि है आपका, ये आपका कर्ता है, हरि है आपका कर्ता, त्रातः में आपका है त्रातः, माफ कीजिएगा 1 मिनट, हाँ जी, ये त्रातः है, त्रातः में आपकी त्रयी धातु है और कतः प्रत्यय है, कतः का तय शेष रहता है, त्रयी कतः मिलकर के आपका त्रातः बनता है। अब हो गया आपका हरि त्रातः, अर्थात हरि के द्वारा किया हुआ, ये के द्वारा अर्थ में है जो कि आपका तृतीय तत्पुरुष है जो कि हो जाएगा। अर्थात प्रारंभ में जो आपका हरि आ रहा है और आगे है जो कि हरि करता है और त्रातः में है जो कि आपका कतः प्रत्यय आ रहा है, तो ये विशेषता है जो कि आपके तृतीय तत्पुरुष की है जो कि यहाँ पे यूज़ हो रही है। पाणिनि महोदय ने इसके लिए पर्टिकुलर सूत्र बनाया हुआ है कि कर्तृकरणे कृता बहुलम, वहाँ पे आपका तृतीय तत्पुरुष समास है जो कि हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल और मैं इसी का आपके सामने रखूँ, मैंने आपके सामने लिखा नखई नख भिन्न, नख भिन्न है अर्थात नाखूनों के द्वारा भिन्न किया हुआ या नाखूनों के द्वारा काटा हुआ, तो इसका सामासिक विग्रह हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका नखई भिन्न है। अब ये नखई भिन्न क्यों हुआ, तो नाखून है जो कि एक नहीं होता है, नाखून बहुवचन में होता है, तो रामय रामेण रामभ्यम रामई, रामई की तरह हमने बहुवचन में है जो कि नखई रखा है। और भिन्न है में आपका भिद धातु है और कतः प्रत्यय है, तय का है जो कि न, कतः में तय शेष रहता है, तय का न हो जाता है, हमने पढ़ा है छिन्न है भिन्न है खिन्न है, तो भिन्न है में जो कि आपका कतः प्रत्यय है, तो ये भी है जो कि आपका तृतीय तत्पुरुष समास है जो कि हो जाएगा। इसको आप नखैर भिन्न है भी कर सकते हैं, र का विसर्ग करके नखई भिन्न है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, अर्थात नाखूनों के द्वारा भिन्न किया हुआ या नाखूनों के द्वारा काटा हुआ, तो यहाँ पे भी है जो कि आपका तृतीय तत्पुरुष समास है जो कि हो जाएगा। बात करते हैं तृतीय की, हमने बात कर ली है। चतुर्थी तत्पुरुष समास है जो कि कहाँ कहाँ होगा, तो चतुर्थी के लिए भी है जो कि एक सूत्र दिया है पाणिनि महोदय ने, और वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ, वो है आपका चतुर्थी तदर्थार्थ, तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षितै, बलि हित सुख रक्षितै। ये सूत्र मैं आपके सामने इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत बार है जो कि ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि बलि
अर्थ में कौन सा समास होता है या कौन सी विभक्ति होती है। तो अगर आप इस सूत्र को अच्छे से हैं जो कि पढ़ लेंगे 1 2 4 5 बार, तो आपको है जो कि हमेशा ये दिमाग में रहेगा कि चतुर्थी के अंदर है जो कि बलि हित सुख रक्षित, इन शब्दों में चतुर्थी तत्पुरुष समास जो कि होता है, चतुर्थी विभक्ति हमें देखने को मिलती है। एक बार पढ़िएगा मेरे साथ साथ। चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षित। तदर्थार्थ का अर्थ है कि उसके अर्थ के लिए, उस अर्थ के लिए, उस काम के लिए है जो कि किया जाता है। और आगे देखने को मिलते हैं आपका बलि हित सुख और रक्षित। अगर ये शब्द आपको देखने को मिले तो वहाँ पे आपको चतुर्थी है जो कि पूर्व पद में हमेशा विभक्ति देखने को मिलेगी। अब मैंने आपके सामने एक सामासिक पद रखा, गो रक्षितम। गो रक्षितम मैंने आपके सामने सामासिक पद रखा, गो है। अभी इस रक्षित को देख करके गो जो मूल शब्द है उसमें आपको जो कि चतुर्थी करनी है, तो हमने लिखा इसको गोव्य है रक्षितम। रक्षित को देख करके गो हमारा मूल शब्द था, उसमें हमने चतुर्थी विभक्ति लगाई, तो विग्रह हमारा बन के आया गोव्य है रक्षितम। अब ये गोव्य है रक्षितम, ये रक्षित है जो कि आपका नपुंसक लिंग में है, पहले से ही गोव्य है आपका पुल्लिंग में है, लेकिन ये जो आपका निकल के आएगा गो रक्षितम, यहाँ पे अर्थार्थ तत्पुरुष समास हम पढ़ रहे हैं। तत्पुरुष में उत्तर पद की प्रधानता होती है, तो उत्तर पद की प्रधानता के कारण अर्थात रक्षितम है जो कि हमारा अव्यय अर्थात नपुंसक लिंग में है, तो ये गो रक्षितम हमारा है जो कि नपुंसक लिंग पद है जो कि बन के आता है। अब ये क्यों बन के आता है, इसलिए ये भी है क्योंकि व्याकरण शास्त्र में है जो कि एक सूत्र दिया गया है, उसकी मैं चर्चा कर देता हूँ आपके सामने। परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, द्वंद्व तत्पुरुषयोः अर्थात पर्वत अर्थात पर वाले शब्द के लिंग में है, पर वाले शब्द के लिंग के अनुसार है जो कि आपके सामासिक पद का लिंग चुना जाता है। कहाँ पे, द्वंद्व और तत्पुरुष समास में जो बाद वाला जो पद है आपका उसके लिंग के अनुसार है जो कि सामासिक पद का लिंग निर्धारित होता है। और वो कौन कहाँ पे होता है, वो द्वंद्व और तत्पुरुष समास में है जो कि होता है। अब चतुर्थी विभक्ति के हैं जो कि मैं 1 2 उदाहरण और आपके सामने लिख देता हूँ, आप आराम से पढ़िएगा उन्हें। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, कल भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी शायद, यूपाय दारू, यूपाय दारू, यूपदारू, यू बड़ा है, यूपाय दारू, यूपदारू। अब ये दारू है, दारू का अर्थ उस दारू से न लीजिएगा, ये दारू है आपका लकड़ी का संस्कृत अनुवाद होता है। यूप कहते हैं जो आप यज्ञ करते हैं, यज्ञ में आप जो काष्ठ यूज में लेते हैं अर्थात हवन काष्ठ जिसे हम बोल सकते हैं, उसे आप यूप कहते हैं संस्कृत में। और दारू को देख करके हमने यूप में है जो कि चतुर्थी विभक्ति लगाई, तो रामाय की तरह है जो कि यूप का यूपाय हो गया, यूपाय दारू। ये यूपाय है जो कि आपका तदर्थार्थ, जैसे हमने अभी आप पढ़ा था कि चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षित है, उस तदर्थार्थ अर्थात उस अर्थ के लिए, तो यहाँ पे हवन के लिए है जो कि वो काष्ठ लाई जा रही है, तो उसमें है जो कि आपका चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा, यूपाय दारू, यूप दारू। अगर समझ में नहीं आता तो एक बार और पॉज करके देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। आगे मैंने आपके सामने लिखा इसी के लिए भूतेभ्यः बलि, भूतेभ्यः बलि मैंने आपके सामने लिखा। और दूसरा मैंने आपके सामने लिखा भूताय बलि, और तीसरा मैंने आपके सामने लिखा भूताभ्याम बलि। भूतेभ्यः बलि विसर्ग है, भूताभ्याम बलि और भूतेभ्यः बलि, ये मैंने आपके सामने है जो कि सामासिक वो विग्रह है, सामासिक पद का विग्रह है, मैंने आपके सामने लिखा। भूतेभ्यः बलि ये भी है जो कि चतुर्थी में आता है, भूताय ये भी आपका चतुर्थी में आता है, और भूताभ्याम ये भी आपका चतुर्थी में आता है। ये तीनों मैंने आपके सामने इसलिए रखे हैं क्योंकि एग्जाम्पल में आपको अगर भूताय मिलता है और आगे बलि मिलता है तो आप भूताय को देख कर गए जो कि आराम से उस प्रश्न को सोल्व कर पाएंगे।
कि यहाँ पे चतुर्थी हो रही है, लेकिन आपको भूताय न दे करके अगर आपके सामने भूतेभ्य दिख गया तो आप है जो कि भूताय को ढूंढते रहेंगे, क्योंकि आप हैं जो कि रट्टा मारने में है जो कि विश्वास करते हैं। भूतेभ्य, भूताय के अलावा अगर भूतेभ्य मिलता है तो वो भी आपका सही है, और भूतेभ्य भी अगर नहीं मिलता है, अगर भूताभ्याम बलि मिलता है तो वो भी है जो कि आपका एकदम सही है। अगर आप तीनों को देख करके जाएंगे तो आराम से है जो कि आपको समझने में वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अर्थात आगे का तो पाणिनि महोदय ने है जो कि फिक्स कर दिया कि आगे आपके ये शब्द आएंगे, बलि हित सुख रक्षित, लेकिन पूर्व में तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन होगा वो चतुर्थी विभक्ति का ही। ये बात है जो कि आप याद रखिएगा अच्छे से। अब इसके मैं एक दो उदाहरण आपके सामने लिख देता हूँ, उनको आप स्वयं से सोल्व कीजिएगा। मैंने आपके सामने लिख दिया गोहितम, दूसरा मैंने आपके सामने लिख दिया गो सुखम, तीसरा मैंने आपके सामने लिख दिया अग्रजाय सुखम। ये अग्रजा सुखम है जो कि सामासिक विग्रह हो गया, माफ़ कीजिएगा। इसका जो कि सामासिक पद है वो बनेगा आपका अग्रज सुखम। ऐसे आप पूर्व में कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आगे है जो कि आपको जो कि बलि हित सुख रक्षित यही हैं जो कि रखने होते हैं। आगे हम बात करते हैं चतुर्थी विभक्ति की, हमने बात कर ली है। बात करते हैं पंचमी विभक्ति की। पंचमी विभक्ति मिलेगी आपको पंचमी भयेन। यह आपने कारक में सूत्र पढ़ा होगा कि पंचमी वहाँ होगी जहाँ पे भय का अर्थ निकलेगा। पंचमी भयेन, भय के अर्थ के साथ है जो कि पंचमी देखने को मिलती है। और एक सूत्र और पढ़ा होगा अपने कारक में कि भित्र अर्थानाम भय हेतु, अर्थात जहाँ पे भय का डर होता है वहाँ पे भी है जो कि आपको पंचमी ही है जो कि मिलती है। एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने लिखूँ तो इसका एक है जो कि पॉपुलर उदाहरण है वो है आपका चोर भयम, चोर भयम। अब इस भय को देख करके चोर में अगर आप पंचमी लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा चोरात भयम, चोरात भयम, चोर भयम। यह है जो कि आपका पंचमी तत्पुरुष समास का है जो कि उदाहरण हो गया। पंचमी कहाँ पे होगी तो भयवाची अगर कोई भी आपको शब्द देखने को मिले तो वहाँ पे आपको पंचमी है जो कि करनी होती है। और ये भयम है जो कि स्वयं में ही है जो कि नपुंसक लिंग में है, तो इससे जो कि चोर शब्द बना, चोर भयम आपका जो कि सामासिक पद बना वो भी आपका नपुंसक लिंग में है जो कि गिना जाएगा। बात करते हैं षष्ठी तत्पुरुष की। षष्ठी तत्पुरुष के लिए है जो कि सूत्र है एक षष्ठी, और षष्ठी तत्पुरुष के ही हैं जो कि एग्जाम्पल आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि पाणिनि महोदय ने द्वितीय के लिए अलग सूत्र रखा है, तृतीय के लिए सूत्र रख दिया है, चतुर्थी के लिए सूत्र है जो कि रख दिया, पंचमी के लिए सूत्र रख दिया, लेकिन और सप्तमी के लिए भी है जो कि उन्होंने एक सूत्र रखा है। सिर्फ षष्ठी के लिए ही नहीं रखा, तो द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी सप्तमी इन सब को छोड़ करके जो भी कुछ बच गया, जो भी संबंधवाची शब्द बच गए वह आपके सिर्फ षष्ठी में ही है जो कि गिने जाते हैं। इसलिए षष्ठी में ही आपको बहुत से एग्जाम्पल हैं जो कि देखने को मिलते हैं, और अधिकतर एग्जाम्पल भी हैं जो कि षष्ठी से पूछने का चांस है जो कि रहता है। षष्ठी की मैं बात करता हूँ, षष्ठी में जो कि संबंधवाची भी आते हैं। मैंने आपके सामने लिखा राजपुरुषः, ये षष्ठी में ही जो कि हमने पढ़ा था पहले भी। राजपुरुष है अर्थात राजा का पुरुष, सामासिक है इसका राज्ञः, सामासिक विग्रह राज्ञः पुरुषः। राज्ञ में है जो कि षष्ठी में है राजन धननस, पुरुष में आपका प्रथमा है। राज्ञ ने, राजा ने अपनी षष्ठी को छोड़ा, पुरुष ने अपनी प्रथमा को छोड़ा। सामासिक पद अगर दोनों ने यहाँ पे विभक्ति को अपने दोनों ने छोड़ दिया तो दोनों एक जगह जाकर के मिले और आपका सामासिक पद बन गया राजपुरुषः। तो यहाँ पे भी है जो कि षष्ठी हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखूं, नराणाम पति ही, सामासिक पद आप बनाइएगा। मैं आपके सामने लिखूं नराणाम पति ही, नरपति। नरपति आप राजा को कहते हैं एक तरह से, इसका नरस्य पति भी हो सकता है, लेकिन नरस्य पति ऐसा नहीं होगा क्योंकि राजा किसी एक का ही स्वामी नहीं होता है। यहाँ पति अर्थ स्वामी के अर्थ में है जो कि लिया जाता है। नरस्य पति ऐसा नहीं होता
क्योंकि राजा है जो कि किसी एक का स्वामी न होकर के पूरी प्रजा का स्वामी होता है, इसलिए नराणाम पति यही है जो कि आपका सर्वश्रेष्ठ है, जो कि शुद्ध माना जाएगा। नराणाम पति ही नरपति ही, अर्थात पूरी प्रजा का स्वामी, नरों का स्वामी, मनुष्यों का स्वामी। नरस्य पति भी हो सकता है नरपति, लेकिन ये इसीलिए यूज नहीं होता क्योंकि स्वामी है जो कि राजा एक व्यक्ति का न होकर के पूरी प्रजा का होता है। और एग्जाम्पल मैं इसका है जो कि आपके सामने लिखूं, विद्यालय, विद्यालय है, विद्यायः आलयः, विद्यायः आलयः, अर्थात विद्या का आलय होता है घर, विद्या का घर वो है आपका विद्यालय। दूसरा मैं आपके सामने लिखूं, देवस्य आलयः, देवस्य आलयः, देवस्य आलयः, आलय को देख करके या इस देवस्य में ये श है जो कि आपका षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, देवताओं का घर वह आपका देवालयः। समझ में आ रहा है कुछ? देवस्य आलय है, देवताओं का आलय, देवताओं का घर वह आपका देवालय है। दूसरा हो गया आपका इसी से रिलेटेड हिमालय, इसका सामासिक विग्रह आप स्वयं से कीजिएगा, हिमालय है। दूसरा मैं आपके सामने, यहाँ तक की बात क्लियर है? यह हो गई आपकी षष्ठी तत्पुरुष समास की बात। आगे हम करते हैं सप्तमी तत्पुरुष की बात। सेशन बहुत लंबा हो चुका है, फटाक से करते हैं। सप्तमी तत्पुरुष में क्या है? सप्तमी तत्पुरुष में ज़्यादा कुछ खास है नहीं। सप्तमी तत्पुरुष के लिए है जो कि एक सूत्र पार्टिकुलर पाणिनि महोदय ने दिया है, वह आपका कुशल, निपुण और दक्ष। कुशल, निपुण, दक्ष, इनमें है जो कि आपकी सप्तमी विभक्ति है जो कि यूज होती है। इन्हीं के साथ है जो कि सप्तमी तत्पुरुष है जो कि हम करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, कार्ये कुशल है, कार्ये कुशल है। इस कुशल को देख करके इससे पूर्व पद जो कि कार्य है इसमें सप्तमी विभक्ति करते हैं, तो सप्तमी में आपका नी ओ से सुप आता है। नी का है जो कि ई से एस रहता है, ई से ए होता है, तो हमने लिखा कार्य कुशल है, अर्थात कार्य में कुशल, कार्य कुशल जो कि सामासिक पद है जो कि इसका बन जाएगा, अर्थात ये इसमें है जो कि सप्तमी का लोप हो जाएगा। सप्तमी का लोप होगा तो ये आपका कार्य ऐसे कैसे होगा? कुशल में प्रथमा का लोप होगा तो ये कुशल आपका एज इट इज देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये जो कि सामासिक पद हो गया, इसमें आपको सु विभक्ति ला करके सु का र होकर के विसर्ग होता है, तो ये आपका कार्य कुशल है जो कि सामासिक पद पूर्ण रूप से बन जाता है। मैंने ऐसे ही आपके सामने लिखा व्याकरणे, पेंसिल, मैंने आपके सामने लिखा व्याकरणे निपुण है। सामासिक पद आप बनाइएगा, मैं आपके सामने विग्रह लिख रहा हूँ। व्याकरणे निपुण है, निपुण को देख करके व्याकरण में सप्तमी विभक्ति लगाई तो व्याकरणे निपुण है जो कि सामासिक विग्रह हो गया है, तो इसका पद बनेगा आपका व्याकरण निपुण है। दूसरा मैं आपके सामने लिखूं नरेषु उत्तम है, उत्तम है, ये मैंने आपके सामने विग्रह लिखा। नरेषु उत्तम है, अर्थात नरों में, राजाओं में जो उत्तम है, इसमें नरेषु, इसमें नर है जो कि मूल शब्द है, और ये जो आगे सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति का लोप करेंगे तो नर आपका ऐसे कैसे लिखा जाएगा, मूल शब्द। आगे उत्तम है, प्रथमा विभक्ति का लोप करके उत्तम हमने ऐसे कैसे लिखा, और ए और उ मिलकर के जो कि गुण संधि हो गई है इसमें, तो ये आपका नरोत्तम, इसका जो कि सामासिक पद है वो आपका बन जाएगा नरोत्तम है। तो ये हो गया आपका सप्तमी तत्पुरुष समास। आज हो गए हमारे सारे समास जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। हमने पढ़ लिया है केवल समास भी, अव्ययभाव समास भी, तत्पुरुष हमने अभी पढ़ा है, इसमें सातों विभक्ति हमने पढ़ ली हैं। कर्मधारय में प्रथमा विभक्ति पढ़ ली है, वैधिकरण में जो कि सारे हैं जो कि वो पढ़ ली हैं विभक्ति। उसके बाद हमने एक द्विगु पढ़ लिया है, द्वंद्व पढ़ लिया है, बहुव्रीहि समास है जो कि हमने कर लिया है। अगर आपने सेशन नहीं देखे हैं पहले के तो आप सारे देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से है जो कि समझाया हुआ है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नाम है अपना उमेश शर्मा, यूट्यूब चैनल अपना यूएस अध्ययन के नाम से, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा यूएस अध्ययन के नाम से। इसी टेलीग्राम ग्रुप पर है जो कि आपको सभी पीडीएफ देखने को मिलेंगी, वहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएंगी। इससे पहले भी जो पीडीएफ है वो वहाँ पे आपको एज इट इज़ प्राप्त हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया।